नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास 6 करोड़ की डकैती पार्ट 3। मुरली की 2 बार दरवाजा थपथपाने पर सड़े सूखे से व्यक्ति ने दरवाजा खोला और मुंडी बाहर निकाल कर झांका। मुरली सादे कपड़ों में था, लेकिन उसने फिर भी मुरली को पहचान लिया। मुरली ने भी उसे पहचाना। वह सड़क छाप बदमाश था। उस सड़े सूखे को पहलवान कहा जाता था। मुरली को देखते ही पहलवान जोरों से चौंका। फिर दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर निकला। वह डंडे के समान पतला था। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, पहलवान ने कहते हुए माथे पर हाथ मारा। मेरे यहाँ आना कैसे हो गया? मैंने तो कोई गड़बड़ नहीं की। अंदर चलो। अंदर? पहलवान क्षण भर के लिए हड़बड़ाया, फिर संभल कर हंसा। अंदर नहीं, बाहर चलते हैं। अगर आपको कोई बात करनी हो तो। अंदर क्यों नहीं? भीतर भीतर लौंडिया है। लौंडिया? मुरली जहरीले स्वर में कह उठा। उस लौंडिया का नाम साधुराम तो नहीं? भीतर आओ, मैं साधुराम से बात करने आया हूँ, नुकसान पहुंचाने नहीं। कहने के साथ ही मुरली पहलवान की बगल से होकर दरवाजा पूरा खोलता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। पहलवान फौरन पलटकर मुरली के पीछे हो गया। भीतर कदम रखते ही मुरली ठिठक गया। सामने ही साधुराम खड़ा था। वह सामान्य कद काठी का था। चेहरे पर नकली दाढ़ी मूंछ थी। वह लाल सुर्ख भारी आंखों से मुरली को देखने लगा। टेबल पर शराब की आधी भरी बोतल पड़ी थी। यह अपने इंस्पेक्टर साहब है, पहलवान ने साधुराम से कहा। तुमसे बात करने आए हैं। साधुराम पहले की ही तरह इंस्पेक्टर मुरली को घूरता रहा। इन नकली दाढ़ी मूंछों की जरूरत नहीं, उतार लो इसे, मुरली बोला। साधुराम ने दाढ़ी मूछें उतार कर टेबल पर रख दी। अकेला आया है तू? साधुराम ने गुर्राकर पूछा। हाँ, मुझे कल ही मालूम हो गया था कि तू यहाँ छिपा बैठा है। बात क्या है? साधुराम ने तीखे स्वर में पूछा। तुम फांसी प्राप्त मुजरिम हो। कब तक इस तरह भागते रहोगे? आखिर एक ना एक दिन तो कानून के पंजे में आ ही जाओगे। तू मेरा सगा भाई है? नहीं। फिर तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? मुरली ने सिर हिलाकर शांत स्वर में कहा। अगर तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं, तो तुम कहीं दूर जाकर खुद को बदलकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। तू देगा पैसा? साधुराम उखड़े लहजे में कह उठा। दे तो नहीं सकता, अलबत्ता कहां से हासिल किया जा सकता है ठिकाना बता सकता हूं। मुरली ने उसकी आंखों में झांका। तू तो अपनी ही जाति का लगता है। बैठ, साधुराम ने कहा और खुद भी आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। मुरली भी बैठ गया। साधुराम ने टेबल पर पड़े खाली गिलास में शराब डालकर घूंट भरा, फिर बोला। क्या है तेरे दिमाग में? मुझे इस समय किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो मोटा माल कमाने की खातिर जान पर खेल सके। मुरली ने पुनः कहा। तुम फरारी मुजरिम हो। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसे की जरूरत तो होगी ही, खुद को छिपाने के लिए। फांसी पर चढ़ना तो तुम किसी भी हालत में पसंद नहीं करोगे। साधुराम ने गहरी सांस ली। कोई पागल ही फांसी पर चढ़ेगा। बोल, जान पर खेलने को तैयार है? जान तो मेरी पहले से ही फंसी पड़ी है। बिल्कुल तैयार हूं, अगर ढेर सारा माल मिलता है तो। साधुराम हंसा। सोच ले, इस काम में कई खतरनाक लोग शामिल हैं। कौन लोग? दिलदार सिंह, इस शहर का सबसे बड़ा दादा। परवाह नहीं, देवराज चौहान। देवराज चौहान? साधुराम चौंका। कौन देवराज? अंडरवर्ल्ड में एक ही देवराज चौहान है। देवराज चौहान तो बहुत खतरनाक आदमी है। साधुराम ने गहरी सांस लेकर कहा। मामला कितने नोटों का है? 6 करोड़ का। फिर परवाह नहीं, इस बार पहलवान बोला। क्यों उस्ताद? पहलवान ठीक कह रहा है, साधुराम बोला। 6 करोड़ का मामला है तो देवराज चौहान से टक्कर ली जा सकती है। बाद में पीछे मत हटना। चिंता मत करो, मैं जुबान का पक्का हूं, पूरी बात बोलो। माल आधा आधा, बिल्कुल आधा आधा, पर मामला तो समझाओ। मुरली ने सारी बात बता दी। इस समय वह लोग काम पर लगे हुए हैं। हीरा भाई ओम भाई के शोरूम में घुसने की तैयारी में है, लेकिन किस तरफ से कोशिश की जा रही है यह मेरी समझ से बाहर है, सारी बात बताकर मुरली ने कहा। साधुराम ने अजीब सी निगाहों से मुरली को देखा।
किसी भी जगह प्रवेश करने के लिए 4 रास्ते होते हैं इंस्पेक्टर। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। 5वां रास्ता नहीं होता। आगे, पीछे और ऊपर तो पहरा रहता है। तो फिर समझो, देवराज चौहान नीचे से ऊपर को जा रहा है। क्या मतलब? मुरली चौंका। मतलब तेरे को रात को समझा दूंगा, पहले मुझे वह जगह देख लेने दे। चल पहलवान। चलो उस्ताद। मैं रात को आऊं? हाँ, 10 के बाद ही आना। सावधान रहना, हो सकता है दिलदार सिंह या देवराज चौहान ने वहां कोई पहरा लगा रखा हो सकता है। मुरली ने सावधान किया। पहरा हमें खा जाएगा क्या? पहलवान साधु राम के कारण शेर बना हुआ था। तुम जाओ इंस्पेक्टर, अब मुझे काम करने दो। साधु राम ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराकर कहा। पहरे वाले हुए तो हम संभाल लेंगे उन्हें। मुरली ने साधु राम को देखकर हिकारत भरी मुद्रा में सिर हिलाया और यह कहता हुआ पलटकर बाहर को निकल गया कि वह रात को आएगा। उस्ताद, पहलवान बोला, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं बीच में, मामला सीधा नहीं है। मैं क्या कम हंसती हूँ? पहले वाली बात और थी। साधु राम अजीब सी हंसी हंसा। अब मैं फांसी प्राप्त फरार मुजरिम हूँ, जिसे कि पुलिस तगड़े पैमाने पर तलाश कर रही है। अब तो लोग मेरे नाम से भी डरेंगे। मैंने ठीक कहा ना पहलवान? पहलवान जवाब में मुस्कुराकर रह गया। दिन भर साधु राम पहलवान के साथ बेगम पुल पर ही भटकता रहा। हर तरफ से उसने हीरा भाई ओम भाई की शॉप को देखा। आगे भी पहरा था और पीछे भी। छत पर दिए जा रहे पहरे के बारे में भी उसने जान लिया था। यानी कि अब एक ही रास्ता बचा था, नीचे से। इंस्पेक्टर मुरली ने कहा था कि काम हो रहा है। उसने पुनः भागदौड़ की। 2 घंटे बाद ही उसने जान लिया कि 1 किलोमीटर दूर से आ रहा गंदा नाला इन्हीं दुकानों के नीचे से निकलता हुआ आगे जाकर बड़े गंदे नाले में गिरता है। साधु राम की आंखें चमक उठी। पहलवान के साथ वह सड़क पार किनारे पर मौजूदा गटर पर जा खड़ा हुआ। पहलवान पागलों की तरह दिन भर साधुराम के साथ चिपका रहा था। उनकी समझ में न आया था कि साधुराम क्या करता फिर रहा है। पहलवान, साधुराम अपनी नकली दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ सड़क पर से गुजरती ट्रैफिक पर निगाहें मारकर बोला, तेरे को काम की 2 बातें बताता हूँ, पल्ले बांध ले। क्या? अगर डकैती हो रही है तो यहाँ से हो रही है। कहाँ से? पहलवान ने हैरानी से आसपास देखा। उल्लू के पट्टे, मेरे को देख, मैं गटर पर खड़ा हूँ। मैं मालूम कर चुका हूँ कि 5 फुट की गोलाई लिए यह नाला हीरा भाई ओम भाई की शॉप के नीचे से गुजरता है। डकैती डालने वाले इसमें से घुसकर हीरा भाई ओम भाई की शॉप के नीचे रास्ता बना रहे हैं। पक्का उस्ताद? पक्का। अगर उस इंस्पेक्टर ने हमसे सही कहा है तो। वह झूठ क्यों बोलने लगा? तो फिर पक्का ही है, साधु राम ने विश्वास भरे स्वर में कहा। और दूसरी बात उस्ताद? वह सामने पार्किंग देख रहा है ना? हाँ। पहलवान की निगाहें पार्किंग की तरफ उठ गई। वहां एक नीली एम्बेसडर खड़ी है, दाईं तरफ। हाँ। पहलवान की निगाहें घूमती हुई वहां जा टिकी। उस कार में कोई बैठा है। जो भी बैठा है उसकी निगाह सुबह से ही हम पर है। हम जब भी यहाँ आते हैं वह हमें बराबर देखता रहता है। कार सुबह से खड़ी है और वह भी सुबह से भीतर है। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा। आओ, यहाँ से चलते हैं। थोड़ी देर बाद तू अकेले ही आकर कार में झांकना, देखना तो सही वहाँ है कौन। हाँ, देखा कार में? पहलवान के करीब आते साधुराम ने पूछा। देखा उस्ताद, बराबर देखा। पहलवान गहरी सांस लेकर बोला, वह शंकर ठाकुर है। शंकर ठाकुर? वह ठाकुर भाइयों में से एक, दूसरे का नाम बिंदा ठाकुर है। दोनों बहुत खतरनाक हैं। यह वहां पर क्या कर रहे हैं? साधुराम सोच भरे स्वर में बोला। क्या मालूम उस्ताद, मेरे ख्याल में यह डकैती करने वालों के साथी हैं और बाहर नजर रख रहे हैं। मैं समझा नहीं उस्ताद। समझा दूंगा। चल, पहले खाना खाकर उस इंस्पेक्टर से मिल ले। रात हो चुकी है, उसके आने का टाइम हो चुका है। क्या? शंकर ठाकुर? इंस्पेक्टर मुरली साधुराम की बात सुनते ही जोरों से चौंका। हाँ, दिन भर उस जगह के करीब ही बनी पार्किंग में कार में शंकर बैठा रहा और उसकी निगाहें हम पर ही रहीं। साधुराम ने शांत निगाहों से मुरली को देखा। उसके बारे में क्या जानते हो? दोनों ठाकुर भाई
बहुत बड़े दरिंदे हैं और देवराज चौहान ने इन्हें डकैती से बाहर कर दिया था। मुरली ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। अब समझा। साधु राम ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने तो उन्हें बाहर कर दिया, मगर वह पीछे नहीं हटे। यानी कि इस समय इस फिराक में है कि कब यह लोग हीरा भाई ओम भाई के यहाँ से माल लेकर निकलें और वह उस माल को लूट सकें। ओह! मुरली के होठों से गहरी सांस निकल गई। 2 दिन पहले इन्हीं ठाकुर भाइयों ने सुपर कार्गो के बख्तरबंद ट्रक को लूट लिया था। खाली ट्रक लेकर चंपत हो गए थे। उस ट्रक का यह भाई क्या करेंगे? बख्तरबंद खाली ट्रक, साधु राम बड़बड़ाया। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? उस्ताद, पहलवान फौरन बोल पड़ा। बख्तरबंद ट्रक में माल भरकर इस शहर से खिसक जाने का प्रोग्राम बनाया होगा। नहीं, ऐसा करना तो फंसना है। साधु राम ने गर्दन हिलाई। अगर मेरे पास मोटी दौलत होती और मुझे इस शहर से बाहर निकलना होता तो मैं दौलत को सूटकेसों में भरकर ही शहर से निकलता, बख्तरबंद ट्रक में नहीं। फिर तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खैर, उस बख्तरबंद ट्रक का तो यह लोग कोई न कोई इस्तेमाल करेंगे ही। हमें इस बारे में न सोचकर वहां जाकर डट जाना चाहिए। जब भी वह लोग बाहर निकलें, उस माल पर काबू पाने की चेष्टा करनी चाहिए। इंस्पेक्टर, हमारे लिए रिवॉल्वरों का इंतजाम तो कर दो, साथ में कुछ फालतू राउंड भी दे देना। घंटे भर में 2 रिवॉल्वरें और फालतू गोलियां दे जाऊंगा। मुरली सोच भरे स्वर में कह उठा। साथ में कुछ और आदमी भी इकट्ठे कर लो। नहीं, साधुराम बोला, ज्यादा आदमी काम खराब कर देते हैं। मुरली साधुराम की बात से सहमत तो नहीं हुआ, परंतु मुंह से कुछ न बोला। घंटे भर में ही मुरली साधुराम को 2 रिवॉल्वर और फालतू राउंड दे गया। दिन निकलने पर शंकर ठाकुर को जगमोहन के आ जाने पर छुट्टी मिली। वह गैराज में पहुंचकर सो गया। मोहनलाल सुबह ही काम पूरा करके जा चुका था। रात भर का जगह बिंदा ठाकुर भी सो गया। दोपहर को शंकर ठाकुर की आंख खुली। कुछ घंटों की नींद ले लेने के कारण खुद को वह फ्रेश महसूस कर रहा था। अपने भाई को जगाकर उसने कहा, आज रात को ट्रक पार्किंग में पहुंचाना है, मैं जा रहा हूं। कुछ देर बाद जगमोहन आएगा तो इस बारे में उससे बात कर लेना। बिंदा ठाकुर ने सिर हिलाया। शंकर ठाकुर नहा धोकर बेगमपुर जा पहुंचा। आ गए तुम? जगमोहन उसे देखते ही बोला। हाँ, बिंदा को मैंने जानबूझकर ही यहाँ नहीं भेजा। सोचा रात भर की उसकी ड्यूटी लगा देंगे। ट्रक भी तो यहाँ लाना है। जगमोहन ने सिगरेट सुलगाकर गंभीर स्वर में कहा। शंकर, यहाँ सुबह से 2 आदमी घूम रहे थे। एक के चेहरे पर दाढ़ी मूछें थी जो कि 100% नकली थी। दूसरा सूखा पतला आदमी था। क्या मतलब? मुझे उनके रंग ढंग ठीक नहीं लगे। कई घंटे वह ओम भाई हीरा भाई के शोरूम के गिर्द ही मंडराते रहे थे। अभी अभी कहीं गए हैं। अगर दोबारा आए तो उन्हें पहचान कर उन पर नजर रखना। जगमोहन ने आसपास देखते हुए कहा। ठीक है, समझ गया, मैं उन पर निगाह रखूंगा। अगर वह नजर आए तो। जगमोहन गैराज पर पहुंचा और गहरी नींद में जा डूबा। मीरा बेदी के दोनों बंधे हाथों पर कृपाराम देहाती खड़ा था। 2 फीट के घेरे में ऊपर की तरफ 2.5 फीट का गड्ढा हो चुका था। मीरा के बंधे हाथों पर खड़ा देहाती लोहे की पतली सीख समान लंबे औजार से ऊपर के गड्ढे को गहरा करने की चेष्टा किया जा रहा था। ऊपर से गिरती मिट्टी देहाती के सिर, चेहरे और कपड़ों पर गिर रही थी, परंतु इन बातों की परवाह न करके आंखें बंद करके वह अपने काम में जुटा हुआ था। नीचे जो मिट्टी गिर रही थी उसके कारण नाले का बहता पानी न रुके, इसलिए हरीश वाडेकर दोनों हाथों से नाले के पानी को चलाने के लिए उसमें हाथ मारे जा रहा था। उसका सिर, मुंह वगैरह भी मिट्टी से सने हुए थे। यही हाल मीरा बेदी का था। कुछ दूर नाले की दीवार से टेक लगाकर बैठा देवराज चौहान सिगरेट की कश ले रहा था। उसकी निगाहें इन पर ही थी। वह भी मिट्टी में सना हुआ था। कुछ देर पहले ही अपनी जगह वह मीरा बेदी को लगाकर वहां आ बैठा था। सबकी हालत बुरी से भी बदतर थी। जिस रंग रूप को लेकर वह भीतर घुसे थे वह तो कब का बदल चुका था। मिट्टी और कीचड़ में लिपटे वह लोग जंगली लग रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ घुसे उन्हें मुद्दत हो गई हो, जबकि एक रात और दूसरा दिन बीतने ही वाला था।
बदबू तो उन्हें अब महसूस हो ही नहीं रही थी। लगता था जैसे यही फ्रेश हवा हो। तुम थक गई हो तो देहाती के पाँव के नीचे मैं हाथ दे देता हूँ। एकाएक हरीश वाडेकर ठिठक कर मीरा बेदी से कह उठा। अपना काम कर। मीरा बेदी ने दांत खींचकर कहा। मेरे शरीर में तुम लोगों से ज्यादा जान है। अपनी जिंदगी में मैंने थकना नहीं सीखा। हरीश वाडेकर मुंह बनाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। तभी काम करते करते देहाती ठिठका। तुम बेशक ना थको, लेकिन मैं थक गया हूँ। देहाती हाँफते हुए बोला। मुझे नीचे उतार दे। बीड़ी के 2 सुट्टे तो मार लूं। वाडेकर भाई, यह पकड़। वाडेकर ने देहाती द्वारा नीचे लटकाए लोहे की सरिये जैसी रॉड को पकड़ा और मीरा अपने हाथ नीचे करते हुए झुकती चली गई। उसके हाथों पर खड़ा देहाती नीचे आया। सुराग में कंधों तक गया उसका जिस्म नीचे आ गया तो देहाती ने अपने पांव नाले में टिका दिए। फिर नाले की दीवार के साथ बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कमर तक उसका जिस्म नाले के गंदे पानी में डूब गया था, लेकिन इस बात की परवाह ही उसे कहाँ थी। देहाती को उतारने के चक्कर में मीरा बेदी नीचे झुकी तो वह आधी पानी में डूब गई थी, परंतु अब उन सबको इन बातों की आदत हो गई थी। वैसे कीचड़ में वह लोग 10 कदम भी न चलते, परंतु करोड़ों की दौलत के लालच में 2 दिन से वह गंदे नाले के पानी में डुबकियां लगा रहे थे। देहाती ने बीड़ी सुलगाई तो मीरा बेदी ने सिगरेट। हरीश वाडेकर नाले के पानी में हाथ मार मार कर नीचे गिरी मिट्टी को बहते पानी के साथ ही चलाने की चेष्टा करने में व्यस्त था। देवराज चौहान ने समाप्त हो रही सिगरेट का कश लेकर उसे पानी में फेंका और उठकर ऊपर हो रहे सुराख के पास आ पहुंचा। एक निगाह ऊपर मारने के पश्चात उसने देहाती को देखा। कृपाराम, बोल भाई, 2 फीट तो हम खोद ही चुके हैं, और कितना खोदना पड़ेगा? अभी तो कम से कम 4 फीट और लंबा डंडा चाहिए, यानी कि कुल 6 फीट। हाँ, कॉरपोरेशन वालों ने यह नाला जमीन से कम 6 फीट नीचे डाला होगा। छोटा नाला 3 फीट नीचे भी चल जाता है, परंतु बड़ा तो 6 फीट नीचे होना ही चाहिए। देहाती बीड़ी के कश लेकर बोला। और हीरा भाई ओम भाई की दुकान का लेंटर भी 2 फीट होगा। देवराज चौहान ने विचार भरे स्वर में कहा। हाँ, 2 फीट पर तो होगा ही, लेकिन नीचे का लेंटर कच्चा ही होगा। ईंटों पर ही सीमेंट का लेप होगा। उसके बाद तहखाने का फर्श उसे तोड़ना पड़ेगा। कितनी देर लग जाएगी? मीरा बेदी कह उठी। कितनी देर? देवराज चौहान ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मेरे ख्याल में तो अब देर का कोई काम ही नहीं रहा। अगले 2 फीट के बाद हीरा भाई ओम भाई की दुकान का लेंटर आ जाएगा। मैंने ठीक कहा देहाती? हाँ, शायद ठीक ही है। अगर हम रात भर लगे रहे तो सुबह तक हीरा भाई ओम भाई के शोरूम के तहखाने में होंगे। तो फिर रात भर हम काम ही करेंगे। देवराज चौहान दृढ़ता भरे स्वर में बोला। एक रात एक दिन बीत गया है। कल हीरा भाई की लड़की की शादी है। हमें जल्द ही काम खत्म करके निकल चलना चाहिए, ताकि माल ठिकाने लगाने के लिए भी तो कुछ वक्त मिले। माल ठिकाने? देहाती ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। हाँ, ठिकाने। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। लेकिन दिलदार सिंह ने तो कहा था यहाँ से माल उसके ठिकाने पर जाएगा। हरीश वाडेकर कह उठा। फिर तुम कहाँ ठिकाने लगाने को कह रहे हो? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और बोला। दिलदार सिंह ने तुम दोनों को कितना देने को कहा है? यह तो हमारी बात का जवाब ना हुआ। देहाती कह उठा। हुआ। तुम मेरी बात का जवाब दो। मुझे 20। देहाती बोला। मुझे 10। वाडेकर ने अचकचाकर कहा। सुनो दोस्तों, मुझे मालूम हुआ है दिलदार सिंह की नीयत हमको 1 पैसा देने की भी नहीं है। लूट के बाद वह हम सबको साफ करने की चेष्टा करेगा। तुमसे यह किसने कहा? मालूम तो मुझे पहले ही था। अब इससे भी पूछ लो। देवराज चौहान ने मीरा बेदी की तरफ इशारा किया। इसे दिलदार सिंह ने रिवॉल्वर दी है, डकैती के बाद मुझे मारने के लिए। जब उसकी निगाहों में मैं कुछ नहीं तो तुम लोग क्या हो? देहाती और वाडेकर ने मीरा बेदी को देखा। सच कह रही हो तुम? हाँ। मीरा बेदी ने रिवॉल्वर निकालकर दोनों को दिखाई। इस रिवॉल्वर से मुझे देवराज चौहान को मारना था, लेकिन मैं खून खराबा पसंद नहीं करती। किसी की जान लेने के हक में तो मैं कभी भी नहीं रही।
मजबूरन मुझे यह बात देवराज को बतानी पड़ी। नहीं बताती तो मौका पाकर बाद में दिलदार सिंह ने इसे मार डालना था। दिलदार सिंह की नीयत ठीक नहीं है। वह अपने खिलाफ सब सबूतों को समाप्त कर देना चाहता है कि डकैती में कभी उसका भी कोई हाथ था। बहुत कमीना है वह। मीरा बेदी ने अपना झूठ का सुदर्शन चक्र घुमाया। देवराज चौहान को मारने के बदले तुझे क्या मिलना था? वाडेकर ने पूछा। मेरा अपना हिस्सा और देवराज चौहान का आधा हिस्सा, जो कि काफी मोटा है। कृपाराम देहाती और हरीश वाडेकर की निगाहें मिली। दोनों के चेहरों पर सोच और उलझन के भाव छा चुके थे। देवराज चौहान और मीरा बेदी की निगाहें उन दोनों पर ही थी। और तुम्हें कैसे शक हुआ दिलदार सिंह पर? देहाती ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान बिखर गई। सबसे पहले तो मैं तुम दोनों को बता दूं कि उसने मुझे पुलिस की धमकी देकर इस काम के लिए तैयार किया है। देवराज चौहान ने खुलासा सारी बात बताकर कहा। वह मुझे 6 में से 1 करोड़ दे रहा था, लेकिन मैं आधे आधे पर अटक गया। थोड़ी सी चींची करने पर वह तैयार हो गया। अब तुम लोग ही बताओ कि दिलदार जैसा इंसान किसी को इस प्रकार आधा हिस्सा दे सकता है और बाकी आधे से वह तुम सबको देकर बचा कुचा अपने पल्ले रखे। अगर वह वास्तव में इतना ठीक है तो मुझे बता दो, ताकि मैं लूट की दौलत को लेकर सीधा उसके अड्डे पर ही पहुंचूं। देहाती ने नई बीड़ी सुलगा ली। बात तो तुम्हारी ठीक लगती है देवराज चौहान, देहाती ने ही कहा। आधा तुम्हें देकर बाकी के आधे में से हमें देकर बाकी अपने पास रखे। दिलदार सिंह को सामने रखकर यह बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। इसका मतलब? वाडेकर बोला। वह हमें या तुम्हें धोखा दे रहा है। या तो तुम्हें आधा नहीं मिलेगा या फिर हम तीनों को अपना हिस्सा। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। मीरा बेदी समझ चुकी थी कि यह दोनों घोड़े अब उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू करने वाले हैं। तभी देहाती ने वाडेकर से कहा, अब तू क्या कहता है? कहना तो बात की बात है। 10 लाख के चक्कर में मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता और दिलदार सिंह वाले पलड़े में जान का खतरा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, देहाती ने कहा और देवराज चौहान को देखा। तुम्हारे साथ मिलकर हमें क्या मिलेगा? बिना धोखेबाजी के बराबर का हिस्सा, यानी जो हाथ लगेगा हम चारों बांट लेंगे? वाडेकर ने पूछा। 4 नहीं, हम 7 हैं, देवराज चौहान कष्ट देकर बोला। बाहर मेरा साथी जगमोहन ठाकुर भाइयों के साथ हमारे बाहर आने की राह देख रहा है। जब हम माल सहित थके टूटे बाहर निकलेंगे तो हमें उन लोगों का सहारा मिलेगा। जहां हमने जाना है ठिकाना उनके पास है। बाहर की हर गड़बड़ को वह ही संभालेंगे। कई दिनों से वह इसी इंतजाम में लगे हुए हैं। मतलब कि लूट का माल साथ में बटेगा? देहाती ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे मंजूर है। हरीश वाडेकर ने अपना फैसला सुना दिया। मुझे भी, देहाती मुस्कुरा पड़ा। तुम दोनों अक्लमंद हो, मीरा बेदी ने एकाएक हंसकर कहा। वह तो ठीक है, कृपाराम देहाती ने मीरा बेदी को देखा। लेकिन तुम्हारे कारण मैं धर्म संकट में फंस गया। मेरे कारण? मीरा बेदी ने हैरानी से कहा। हाँ, कृपाराम देहाती ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरा। हमारे देहात में रिवाज है कि जो कुंवारी लड़की मर्द के पांव 5 मिनट तक पकड़े रखे वह उसकी पत्नी बन जाती है, और तुमने तो 15 मिनट मेरे पाँव को दोनों हाथों से पकड़े रखा। हमारे देहात के रिवाज के हिसाब से तुम 3 बार मेरी पत्नी बन चुकी हो। चूंकि मैं शहर में हूँ इसलिए 3 नहीं तो 1 बार तुम्हें पत्नी मान ही सकता हूँ। चिंता मत करो, अभी तुम्हारे पाँव मुझे कई बार पकड़ने हैं। मीरा बेदी मुस्कुराकर कह उठी। उठो और मेरे हाथों पर खड़े होकर अपना काम शुरू करो। देहाती अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरता हुआ मीरा बेदी को देखने लगा। देवराज चौहान ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और संबंध बनाने लगा। कुछ ही देर बाद शंकर ठाकुर की आवाज उसके कानों में पड़ी। हेलो, शंकर ठाकुर? देवराज चौहान बोला। हाँ, जगमोहन कहाँ है? गैराज पर गया था दोपहर को। रात हो रही है, अब आने ही वाला होगा। बख्तरबंद ट्रक का काम पूरा हो गया? हाँ, आज रात उसे पार्किंग में ला खड़ा करना। वैसे कल दोपहर या कल शाम तक ही हम बाहर निकलेंगे।
इसका मतलब काम ठीक चल रहा है। शंकर ठाकुर की आवाज में प्रसन्नता थी। तुमसे जो कहा गया है सिर्फ उसका ध्यान रखो, देवराज चौहान शुष्क स्वर में कहने लगा। ट्रांसमीटर ऑफ किया और देहाती से बोला, काम शुरू करो। मैं ऊपर चढ़ता हूँ, वाडेकर बोला। सारी रात काम करना है, पहले मुझे अच्छी तरह थक लेने दे। कहते हुए देहाती गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। मीरा बेदी ने अपने दोनों हाथ बांधे। देहाती ने उसकी बंधी हथेलियों पर पांव रखे और सीधा खड़ा हो गया। कंधों तक वह गड्ढे में समा गया। वाडेकर ने मिट्टी खोदने के लिए उसे रॉड थमाई। अगले ही पल देहाती के हाथ बिजली की सी गति से चलने लगे। मिट्टी तेजी से नीचे गिरने लगी। देहाती ने आंखें बंद कर ली। वाडेकर गिरती मिट्टी को गंदे पानी के साथ बहाने के लिए हाथ लगाने लगा। देवराज चौहान करीब ही बैठ गया। कुछ देर बाद उसे काम पर लगना था। छोटा सा काम तेरे को देखने को बोला था और तूने बहुत देर लगा दी आने में। वीर सिंह को देखते ही दिलदार सिंह टेढ़े मुंह से कह उठा। बात ही ऐसी हो गई कि फालतू मत बोल, काम की बात कर। कन्हैया मिला? नहीं, वीर सिंह अचकचाकर कह उठा। कार तो अपनी ही थी, परंतु उसमें कन्हैया नहीं, शंकर ठाकुर था, ठाकुर भाइयों में से एक। क्या? दिलदार सिंह चिहुक उठा। तूने ध्यान से देखा ना? ध्यान से देखा, तभी तो देर लग गई। यह तो बहुत खराब बात हो गई। मैंने ठाकुर भाइयों को मना भी किया था कि इस मामले को भूल जाएं। दिलदार सिंह के चेहरे पर भयानक भाव उभर आए। लेकिन माल बहुत ज्यादा है ना, 6 करोड़ का। अपने पर काबू नहीं रख पाए होंगे। अगर आप कहें तो मैं अभी 2-4 को साथ ले जाकर उन्हें। नहीं, दिलदार सिंह हाथ उठाकर बोला। अभी ठाकुर भाइयों को छेड़ना मत। उन्हें कुछ भी कहना हमारे हक में ठीक ना होगा। भीतर काम चल रहा है। अगर दोनों में से कोई बच निकला तो वह मामला खोल कर रख देगा। वीर सिंह खामोशी में खड़ा रहा। दिलदार सिंह गुर्राता हुआ टहलने लगा। वीर सिंह, तू 2-3 ढंग के बंदे लेकर वहां चला जा। सब तरफ नजर रख। देवराज चौहान को तो तूने देखा ही था। उसके साथ मीरा बेदी, देहाती और वाडेकर हैं। उन्हें ठाकुर भाइयों के हाथों से बचाना है। वह जिस तरफ लपके, तूने भी उधर को ही जाना है। जो भी वह करना चाहे वह पूरा नहीं होने देना है। यह तो बहुत खराब बात हो गई। ठाकुर भाई बीच में आकर सारा गुड़ गोबर करने जा रहे हैं। जा तू। वीर सिंह बाहर निकल गया। दिलदार सिंह गुर्राता हुआ पुनः चहलकदमी करने लगा। जगमोहन की आंख खुली तो अंधेरा फैल चुका था। उसने जल्दी से बिंदा ठाकुर को नींद से जगाकर कहा, उठ जा भाई, यह सोने का समय नहीं है। तैयार हो और ट्रक लेकर बेगम पुल के पार्किंग में पहुंच जा। आज सारी रात काम करना है। बिंदा ठाकुर उछलकर खड़ा हो गया। 15 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। अगले आधे घंटे में दोनों तैयार हो चुके थे। शंकर तो वहां बैठा बैठा थक गया होगा। बिंदा ठाकुर बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे काम में यह सब तो होता ही है। यार, एक बात तो बता दो। क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें कामयाबी मिलेगी ना? आशा तो है। जगमोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अगर वह लोग हीरा भाई ओम भाई ज्वेलर्स के बेसमेंट में घुस गए तो फिर काम होने से कोई नहीं रोक सकता। बिंदा ठाकुर की आंखों में चमक लहरा उठी। इन बातों की तरफ सोचना छोड़ दे। जो होगा जल्द ही सामने आ जाएगा। मैं कार ले जा रहा हूँ, ट्रक ले आना। चेक कर लेना बीच में पेट्रोल है कि नहीं। बहुत है, टैंक फुल है। ठीक है, मैं चला। कहने के पश्चात जगमोहन ने कार संभाली और फिर गैराज से बाहर निकलता चला गया। बिंदा ठाकुर को वहां कोई काम तो था नहीं। ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट किया और गैराज से बाहर ले जाकर रोका। नीचे उतरकर गैराज के दरवाजे पर सिटकनी चढ़ाई और ट्रक में बैठकर आगे बढ़ गया। उसकी वहां से जाने की देर थी कि मोहनलाल अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। ट्रक की टेल लाइट उसे जब तक नजर आती रही वह तब तक वहीं खड़ा रहा। फिर दरवाजे की सिटकनी खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। गैराज के भीतर भरपूर शांति थी। 2 बड़े जलते हुए बल्ब उस जगह को रोशन कर रहे थे। मोहनलाल जानता था कि 2-3 घंटे तक वापस तो कोई लौटेगा नहीं। शंकर ठाकुर दोपहर से गया हुआ था। अगर लौटा तो वही लौटेगा। वह जल्दी से आगे बढ़ा
और केबिन के पीछे पहुंचकर मिट्टी को टटोलने लगा। फिर एक जगह की मिट्टी उसे ताजी महसूस हुई। वहां पर अंधेरा था और लाइट का कोई प्रबंध भी नहीं हो सकता था। वह केबिन में पहुंचा और फावड़ा लाकर ताजी मिट्टी को खोदने लगा। 10 मिनट में ही उसने काफी जगह खोद ली। अब फावड़ा किसी वस्तु से टकराने लगा था। मोहनलाल ने फावड़ा एक और रखा और जेब से माचिस निकालकर जलाई। तेज रोशनी चमकी। खुदाई वाली जगह पर उसे किसी इंसानी शरीर की टांग नजर आई। वह कांप उठा। अगले ही पल उसने खुद पर काबू पाया और पलटकर तेज तेज कदमों से वहां से दूर हो गया। मोहनलाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने तो सोचा था कि शंकर ठाकुर ने माल दबाया होगा। अगर उसे जरा भी वहां लाश होने की आशंका होती तो वह जमीन कभी न खोदता। गैराज से बाहर आकर वह फिर अपनी जगह पर डट गया। उसके मन में उत्सुकता इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह यह जानकर ही दम लेना चाहता था कि ठाकुर भाई किस जुगाड़ में है। जगमोहन कार में बैठकर शंकर ठाकुर के पास जा पहुंचा। वह दाढ़ी वाला और सूखा पतला वाला आदमी नजर आए थे। हाँ, दिन भर वह यहीं टहलते रहे, फिर चले गए। उनकी हरकतें देखकर जाने मुझे क्यों महसूस हुआ कि वह जानते हैं सड़क के नीचे जो नाला निकल रहा है उसमें कोई है, क्योंकि वही नाले के गटर पर खड़ा होकर पतला व्यक्ति से बातें करता रहा और पतले ने कई बार गटर पर नजर मारी थी। जगमोहन के चेहरे पर चिंता की लहरें नाच उठी थी। उसके बाद नजर नहीं आए? नहीं। सावधान रहना, हमें उनसे खतरा पैदा हो सकता है। मेरा भी यही ख्याल है। कहने के बाद शंकर ठाकुर बोला, देवराज चौहान से मेरी बात हुई थी। उसका कहना है कि सुबह तक वह भीतर प्रवेश कर जाएंगे और कल दोपहर बाद ही माल सहित बाहर निकलने की आशा है। जगमोहन ने विचार भरी मुद्रा में सिर हिलाया। बिंदा कहाँ है? बख्तरबंद ट्रक लेकर आ रहा है। तुम ट्रक में आराम करना, मैं यहीं रहूंगा। थोड़ी देर बाद ही बख्तरबंद ट्रक पर बिंदा ठाकुर वहां पहुंच गया। ट्रक को उसने पार्किंग के कोने में लगाया और खुद भीतर ही बैठा रहा। जाओ, ट्रक में जाकर आराम कर लो। शंकर ठाकुर ने ट्रांसमीटर ट्रक की सीट पर रखा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जगमोहन भीतर बैठा और ट्रांसमीटर को उठाकर अपने हाथों में ले लिया। उस बख्तरबंद ट्रक को देखते ही साधु राम की आंखें सिकुड़ गई। पहलवान? साधु राम फुसफुसाया। पहलवान का पतला सूखा सड़ा शरीर हिला। वह ट्रक देख, बख्तरबंद ट्रक जो अभी पार्किंग में आया है। मैंने बहुत ट्रक देखे हैं ऐसे। उल्लू के पट्टे, मैं जो कह रहा हूं वह समझ। साधु राम ने दांत पीसे। बख्तरबंद ट्रक वाली बात भूल गया जो इंस्पेक्टर मुरली ने बताई थी कि ठाकुर भाई ट्रक ले उड़े हैं। ओह! पहलवान की सुस्ती फौरन दूर हो गई और निगाहें बख्तरबंद ट्रक पर जा टिकी। एक ठाकुर भाई कार में है, दूसरा इस ट्रक में हो सकता है। साधु राम ने सोच भरे स्वर में कहा, कोई चक्कर चलने वाला है। देख, कार के पास कोई और भी खड़ा है। शायद यह ठाकुर भाई का साथी हो। पहलवान ने होंठ भींचकर सब कुछ देखा तो क्षण भर के लिए पहलवान का पिचका मुंह सूखे आम की भांति लगने लगा। वह देख शंकर ठाकुर कार से निकलकर ट्रक की ओर बढ़ रहा है। दोनों देखते रहे। उनके देखते ही देखते शंकर ठाकुर ट्रक में प्रवेश कर गया। अब तो मेरी बात का विश्वास आ गया ना कि यह चोरी वाला बख्तरबंद ट्रक है। हाँ उस्ताद, तुम ठीक कह रहे हो। इस ट्रक की अहम ही भूमिका है इन लोगों की नज़र में। इससे कोई खास काम लेना चाहते हैं, तभी तो इन ठाकुर भाइयों ने ट्रक उड़ाया। तुम ठीक कह रहे हो। मेरा ख्याल है कि लूट का माल देवराज चौहान से छीनकर इस ट्रक में डालकर यह लोग यहाँ से भागेंगे। इसके सिवाय इसका कोई इस्तेमाल नहीं। माल तो कार पर भी लेकर भाग सकते हैं, लेकिन इस ट्रक से यह लोग कोई खास काम लेना चाहते हैं। हो सकता है। पहलवान ने गर्दन हिलाई। मुरली ने बताया था कि ट्रक सुपर कार्गो की एजेंसी का है और उस पर भारत सरकार का उपक्रम लिखा हुआ है। यह तो सरकारी बख्तरबंद लगता है। उल्लू के पट्टे, जब ट्रक हमारे करीब से निकला था तब तुझे नए नए पेंट की स्मेल आई थी ना? हम उस समय तो स्मेल का मतलब समझ नहीं सके थे, परंतु अब समझ में आ रहा है। इन्होंने ट्रक का रंग
और नंबर तथा ऊपर की लिखावट सबसे पहले बदल दी होगी। यह सब न बदलते तो ट्रक पहचानी जा सकती थी। रियली उस्ताद, तुम्हारी खोपड़ी सही दिशा में चल रही है। तुम तो जानते हो कि मेरे में गुजारे लायक पूरा पूरा ही दिमाग है। अब एक काम कर। साधु राम की निगाहें ट्रक पर ही टिकी थी। क्या? जो कुछ भी होगा ट्रक के साथ होगा। तू अपनी वो छिपकली वाली अदा दिखा और बख्तर बन ट्रक के ऊपर चढ़कर लेट जा। राम भला करेंगे, जहां भी ट्रक जाएगा तू साथ होगा। समझ गया ना? समझ तो गया, पहलवान सोच भरे स्वर में कह उठा। लेकिन यह बात पक्की तो नहीं? क्या मालूम ये ट्रक 4 दिन ना हिले और मैं ऊपर लेटा लेटा ही सड़ता रहूं। फिक्र मत कर, थोड़ा बहुत खाने को मैं ऊपर फेंक दिया करूंगा। साधु राम ने उसके कंधे की हड्डी को थपथपाया। चल, जब भी मौका मिले ट्रक पर चढ़ जाना। नीचे वालों को खबर नहीं लगनी चाहिए कि ऊपर ट्रक पर कोई है। पहलवान ने एक गहरी सांस ली और ट्रक की ओर देखने लगा। साधुराम की बात काफी हद तक पहलवान को सही लग रही थी। उस नाले में देवराज चौहान, मीरा बेदी, कृपाराम देहाती और हरीश वाडेकर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अब तो उन्हें लग रहा था जैसे यहाँ रहते सदियां बीत गई हों। बाहर की रोशनी भी उन्हें भूलने लगी थी। अब तो टॉर्च का प्रकाश भी धीमा पड़ने लगा था। सेल अब समाप्त होने की दिशा में थे। देवराज चौहान ने हरीश वाडेकर को संभाला हुआ था। हरीश वाडेकर देवराज चौहान के कंधे पर खड़ा हुआ 2 फीट व्यास और 6 फीट ऊपर की तरफ हो चुके गहरे छेद में खड़ा था। उसके एक हाथ में हथौड़ा था और दूसरे में टॉर्च। एकाएक उसका हथौड़ा रुक गया और वह जोरों से चीख पड़ा। नीचे उतारो। देवराज चौहान फौरन नीचे बैठता चला गया। हरीश वाडेकर का शरीर जब छेद से बाहर आया तो वह एक तरफ पड़कर मुंह खोलकर हाँफने लगा। हथौड़ा एक तरफ रख दिया। अब नाले का पानी रुकना शुरू हो गया था। ऊपर से मलबा, ईंटें आदि ने नीचे गिरकर पानी के बहने का रास्ता काफी हद तक रोक लिया था। फिर भी यदाकदा पानी मलबे को पार करके निकल ही जाता था। क्या हुआ? मीरा बेदी ने हरीश वाडेकर को देखा। 6 फीट ऊपर बंद जगह है। वाडेकर हाँफता हुआ बोला। सांस लेने के लिए हवा तक नहीं है। दम घुट रहा था मेरा। वैसे अब ऊपर हीरा भाई, ओम भाई के बेसमेंट का फर्श है। अब ज्यादा काम नहीं बचा है। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, देवराज चौहान बोला। तुम आराम करो, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। मीरा, तुम मुझे ऊपर चढ़ाओ। कहने के साथ ही देवराज ने हथौड़ा संभाल लिया। रहने दो, मैं चढ़ता हूँ। कुछ दूर बैठा कृपाराम बोल उठा। वाडेकर से पहले वह ही ऊपर चढ़ा था और दम घुटने के कारण जल्द ही नीचे उतर आया था। अब सांसें संयत करने के बाद पुनः उठ खड़ा हुआ था। उसने देवराज के हाथ से हथौड़ा थामा और मीरा बेदी को इशारा किया। फिर मीरा बेदी के सहारे ऊपर खड़े होते हुए 2 फुट व्यास के सुराख में घुसता चला गया। मीरा ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठा रखा था। सच बात तो यह थी कि 36 घंटों की लगातार मेहनत के पश्चात किसी में भी दम न बचा था। सब थके टूटे और मजबूरी में काम कर रहे थे। नींद न ले सकने के कारण सभी की आंखें सूजकर लाल हो गई थी। छैनी दो, लंबी वाली। सुराख में से देहाती की घुटी घुटी आवाज निकली। देवराज चौहान ने फौरन उसे नीचे पड़ी छैनी थमा दी। 2 फुट के घेरे में ठोका पीटी की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, परंतु ऊपर जाने का रास्ता तो अब बनाना ही था। सो कृपाराम पूरी हिम्मत के साथ छैनी पर छोटे छोटे वार करता रहा। करीब 10 मिनट बाद वह नीचे उतरा। वह हाँफ रहा था। देवराज ने उसे पानी पिलाया। मैं चढ़ता हूँ ऊपर, देवराज ने कहा। तुम अब आराम रहने दो, कृपाराम कह उठा। अब ज्यादा देर का काम नहीं रहा। मेरे ख्याल में इस बार बेसमेंट के फर्श से सुराख हो जाएगा। सुराख होने की देर है, उसके बाद तो 2 मिनट में ही सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। कृपाराम पुनः ऊपर चढ़ा। छैनी रखकर उस पर अभी हथौड़े का दूसरा वार किया ही था कि छैनी भीतर घुस गई। उसने छैनी निकाली तो वहां टूटी जगह से उसे रोशनी दिखाई दी। देहाती ने छैनी अपनी धोती में फंसाई और हथौड़े से जोर जोर से वार करने लगा। ऊपर से फर्श के टुकड़े नीचे गिरने लगे। अब भीतर की रोशनी स्पष्ट तथा उनकी आंखों के सामने चमकने लगी।
शाबाश देहाती, मीरा प्रसन्नता से चीख उठी। लगे रहो। ए, अपने पति का नाम लेती है, कृपया राम बड़बड़ाया और कुछ ही क्षणों में वो 2 फीट व्यास के बराबर ही फर्श तोड़ लिया। ताजी हवा सबको महसूस होने लगी। मैं हथौड़ा और छैनी नीचे फेंक रहा हूँ, कृपा राम बोला। मेरे मुंह पर मत मारना। उसे संभाले मीरा बेदी चीख पड़ी। कृपा राम ने धोती में फंसी छैनी निकाली और उसे सावधानी के साथ नीचे फेंक दी। अब मुझे ऊपर चढ़ाओ। मीरा बेदी और देवराज ने नीचे से देहाती के पांव को ऊपर उठाया। देहाती ऊपर उठा। उसने सुराख का कोना थामा। वह खिसकता हुआ ऊपर चढ़ता हुआ हीरा भाई ओम भाई के बेसमेंट के फर्श पर जा गिरा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। बेसमेंट में चारों तरफ तेज रोशनी फैली हुई थी। फर्श केले की तरह चिकना और ठंडा था। कुछ दूर तक दीवार के साथ 4 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी मजबूत लोहे की तिजोरियां रखी हुई थी। देहाती को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एकाएक ही नर्क से स्वर्ग में आ गया हो। देहाती, नीचे से देवराज की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने फौरन सुराख से झांका। क्या कर रहा है तू? देवराज ऊपर को ही देख रहा था। आराम कर रहा था, देहाती हंसकर बोला। तुम लोग ऊपर कैसे आओगे? इस रास्ते से। देवराज ने उसे रास्ता दिखाया। मैं रास्ता ऊपर फेंक रहा हूँ, तू इसको पकड़ तो। हमें ऊपर सिर्फ खाने का थैला ले जाना है। पहले मैं थैला रास्ते में बांध दूंगा, समझे? फिर हम एक एक करके ऊपर आ जाएंगे। देहाती ने सिर हिला दिया। अगले 10 मिनटों में खाने के थैले सहित तीनों ऊपर थे। अब उनकी सांस में सांस आई थी। देवराज ने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो, दूसरी तरफ से जगमोहन की आवाज आई। बाहर सब ठीक ठाक है ना? हाँ, तुम्हारी क्या पोजीशन है? हम अभी अभी अंदर पहुंचे हैं। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। हाँ, शायद हम दोपहर तक अपना काम पूरा कर लेंगे, लेकिन दिन की रोशनी में निकलना ठीक नहीं होगा। हम रात को ही निकलेंगे। ठीक है। बख्तरबंद ट्रक कहाँ है? पास ही पार्किंग में। ठाकुर भाई उसी में सोए पड़े हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर मैं फिर बात करूंगा। देवराज ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और सबकी तरफ देखा। हरीश वाडेकर ने फर्श पर लेटे लेटे मीरा बेदी से कहा, जल्दी से तिजोरियां खोल दो। मीरा ने अपनी जैकेट उतारी और टांगे फैलाकर लेट गई। तौबा तौबा, देहाती ने उसे सिर से पांव तक निहारा। पराए मर्दों के सामने इस प्रकार लेटते इसे शर्म नहीं आती? हमारे देहात में इस तरह कोई लेटती तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते। मीरा बेदी हंसी और उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। देवराज ने कश लेकर मीरा बेदी को देखा। क्या इरादा है तेरा? हम सब 36 घंटे से लगे हुए हैं। किसी में भी अब खड़े होने की हिम्मत नहीं है और इन तिजोरियों को खोलने के लिए मुझे 3 घंटे की नींद लेना जरूरी है, मीरा बेदी ने कहा। ठीक है, कुछ घंटे सो लेने में कोई बुराई नहीं। देवराज चौहान खुद भी थकावट के कारण नींद की जरूरत महसूस कर रहा था। वैसे भी हमारे पास बहुत वक्त है। आज हीरा भाई की लड़की की शादी है। कल भी यह शोरूम नहीं खुलेगा। रात तक हम काम खत्म करके निकल सकते हैं। तुम्हारा औजारों वाला थैला कहाँ है? देहाती ने मीरा से पूछा। मेरे पास। मीरा बेदी ने सिर के नीचे तकिया बना रखे थैले को इशारा किया। काम की चीजें मैं कभी नहीं भूलती। हरीश वाडेकर, कृपाराम देहाती, मीरा बेदी फर्श पर ही गहरी नींद में डूब गए। देवराज चौहान बेसमेंट से ऊपर शोरूम में गया। सब कुछ देखने के बाद 20 मिनट बाद वापस लौटा और फर्श पर लेटकर वह भी गहरी नींद में डूबता चला गया। हीरा भाई के विशाल बंगले पर आज जोरों की चहल पहल थी। वहां पर रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। सुबह के 8 बज चुके थे। लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। कुछ देर पहले ही ओम भाई पहुंचे थे। हीरा भाई की लड़की सोनिया ऊपर अपने कमरे में अपनी सहेलियों में घिरी हुई थी। बिन माँ की नाजों से पली सोनिया हद दर्जे की खूबसूरत। अचानक ही सहेलियों ने कहा कि वह उसे शादी में पहनने वाले गहने दिखाएं। सोनिया ने अलमारी से गहनों का ढेर निकालकर सामने रख दिया। सब कीमती गहने थे। सहेलियां गहनों को उलट पुलट कर देखने लगी। तभी एक, जो कि शहर के बहुत बड़े सेठ की बेटी थी, गहनों में पड़े एक हार को हाथ में लेकर बोली,
यह हार कब पहनेगी? इसी तो मैं फेरों पर पहनूंगी। मेरी बहन ने भी फेरों पर ही पहना था, उसने कहा। क्या मतलब? सोनिया ने उसे देखा। महीना भर पहले मेरी बहन की शादी हुई थी ना, उसने अपने फेरों पर बिल्कुल ऐसा ही हार पहना था, यही डिजाइन था। नहीं, सोनिया तीव्र स्वर में कह उठी, यह बिल्कुल नया डिजाइन है, इसे अभी तक किसी ने नहीं पहना, मैं पहली बार पहनूंगी। तो क्या मैं झूठ कह रही हूं? तुम्हें गलती लगी होगी अलका, एक सहेली बोल पड़ी। नहीं, मुझे गलती नहीं लग सकती, अलका ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। मेरे पिता ने अंकल के शोरूम से ही ऐसा हार खरीदा था। अगर इसे मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर अपने पिता से पूछ ले। नाजों से पली सोनिया तुनक कर उठी और सारे गहने अलमारी में रखकर उस हार को हाथ में थामे अपने पिता हीरा भाई के पास जा पहुंची, जो कि ओम भाई से किसी मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे थे। पा पा सोनिया के स्वर में बेहद नाराजगी थी। हाँ बेटी, हीरा भाई ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। यह हार अलका के पिता को आपने बेचा था? हीरा भाई ने हार पर निगाह मारकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अलका की बहन ने शादी पर पहना था। फेरों पर? हाँ। फिर मैं इसे फेरों पर नहीं पहनूंगी। क्यों? जिस डिजाइन के हार को अलका की बहन फेरों पर पहन चुकी हो, उसे मैं फेरों पर कैसे पहन सकती हूँ? मुझे दूसरा हार लाकर दीजिए, सोनिया ने मुंह बनाकर कहा। बेटी, हीरा भाई ने प्यार से सोनिया के सिर पर हाथ फेरा। यह बिल्कुल नया डिजाइन है, अभी तो बाजार में भी नहीं आया। हमारे अपने कारीगरों ने बनाया है। अलका की बहन ने पहन लिया तो क्या हुआ? नहीं पापा, मैं तो फेरों पर यह हार नहीं पहनूंगी। मेरी सहेलियां क्या कहेंगी कि मेरे पापा इतने बड़े जोहरी होते हुए भी मैंने शादी में वैसा हार पहना जो अलका की बहन पहले ही पहन चुकी थी। बेटी, इस समय कोई और हार तो है नहीं जो तुम्हें दे दूंगा। सबसे बढ़िया डिजाइन यही था मेरे पास। हीरा भाई ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। अभी तो इसी से काम चला ले, मैं जल्दी ही तुझे इससे बढ़िया और नए डिजाइन। नहीं, मैं तो फेरे पर नए डिजाइन का हार पहनना चाहती हूँ, सोनिया ने जिद भरे लहजे में कहा। हीरा भाई के चेहरे पर विवशता के भाव आ गए। वह कुछ कहने जा रहे थे कि पास खड़ा पार्टनर ओम भाई कह उठा। हीरा लाल, बच्ची है, कोई बात नहीं, बात मान लो। कुछ हो तो मानूं, हीरा भाई ने विवश स्वर में कहा। इसे बिल्कुल नए डिजाइन का अनदेखा हार चाहिए, वैसा हमारे पास नहीं है। शोरूम में बढ़िया से बढ़िया डिजाइन है, लेकिन सब बाजार में चल रहे हैं। एक डिजाइन पड़ा तो है जिसे हमने बंबई भेजना है। सप्ताह पहले ही तो हमारे कारीगरों ने उसे तैयार किया है। लेकिन उसे तो बंबई के जावेरी भाई को भेजना है, हम वायदा कर चुके हैं। अरे भाई, घर की बात है, सोनिया बेटी फेरों पर उसे पहन लेगी। हमारे कारीगर 3-4 दिन में उसी डिजाइन का एक और हार तैयार कर लेंगे। एक हम सोनिया को दे देंगे, दूसरा जावेरी भाई को बंबई भेज देंगे। हीरा भाई के होठों से गहरी सांस निकल गई। ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। उसे लेने तो अब शोरूम पर जाना पड़ेगा। चल पड़ते हैं, आना जाना ही तो करना है। 9 बज रहे हैं, 10 तक आ ही जाएंगे। चाबियां मेरे घर पर पड़ी हैं, जाते समय ले लेंगे। अगर तुम्हें ले आओ तो? नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो साथ में मुझे किसी दूसरे को ले जाना होगा, जो मैं ठीक नहीं समझता। ठीक है, कहने के साथ ही हीरा भाई ने सोनिया की ओर देखा। जा बेटी, हम तुम्हें बढ़िया हार ला कर देंगे। सोनिया बच्चों की तरह प्रसन्न हो उठी। इस समय कार में ट्रांसमीटर थामे शंकर ठाकुर बैठा था। सुबह 6 बजे आंखें खुली थी तो वह जगमोहन की जगह आ बैठा था और जगमोहन बख्तरबंद ट्रक में जाकर सो गया था। बिंदा ठाकुर ट्रक में ही था और एक बार भी बाहर नहीं निकला था। इस समय सुबह के 12 बज रहे थे। पार्किंग में पूरी तरह चहल पहल थी। लोग अपने वाहन रख रहे थे, कुछ तो जा भी रहे थे। पहलवान भोर के उजाले के साथ ही बख्तरबंद ट्रक की छत पर छिपकली की तरह लेटा था। किसी को भी उसके ट्रक की छत पर चढ़ने का जरा भी एहसास न हुआ था। साधु राम कुछ दूर हटकर खड़ा बख्तरबंद ट्रक और कार पर नजर लगाए था। जगमोहन और ठाकुर भाइयों की हलचलें
उसकी निगाहों के सामने थी। वीर सिंह और उसके 3 आदमी भी छिपकर कार पर निगाह रखे थे। जगमोहन और ठाकुर भाई इन लोगों से बिल्कुल अनजान थे। शंकर ठाकुर ने सिगरेट सुलगाकर माचिस की तिल्ली बाहर की तरफ उछाली ही थी कि एकाएक उसका दिल धक से रह गया। बिल्कुल ही करीब उसकी कार की बगल में एक कार आकर रुकी। उसमें से हीरा भाई, ओम भाई नीचे उतरे। कार को हीरा भाई खुद ड्राइव कर रहा था। शंकर ठाकुर आंखें फाड़े उन्हें देखता रह गया। वह समझ ना पाया कि यह दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। खास तौर से हीरा भाई की लड़की की तो आज शादी है। फिर शंकर ठाकुर को सब कुछ मिट्टी में मिलता नजर आने लगा। अगर यह लोग अपने शोरूम में आए तो डकैती असफल। शंकर ठाकुर सुन सा बना उन्हें देखता रह गया। कार को लॉक करके वह आगे बढ़ गए। शंकर ठाकुर को होश आया। मन ही मन वह भगवान से दुआ करने लगा कि यह लोग कहीं और ही आए हों, अपने शोरूम में नहीं। यह मालूम करना जरूरी था कि वह दोनों यहाँ आए हैं। शंकर ठाकुर जल्दी से नीचे उतरा और उनके पीछे चल पड़ा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।